नमो नमः बच्चों। आज मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, एक नए पाठ के साथ। आशा करती हूँ कि पहले पढ़ाए गए 2 पाठ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो जल्दी से मैं सार रूप में बता देती हूँ। हमने अपने प्रथम पाठ में पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और सर्वनाम पुल्लिंग शब्द रूप, ठीक है। और दूसरे पाठ में हमने पढ़ा था आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप और आकारांत सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द रूप। और ऐसे ही हम इस गति से आगे बढ़ते हुए अपने तीसरे पाठ की तरफ बढ़ चले हैं, और जो है अकारांत नपुंसकलिंग, जिसमें हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए हम पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नपुंसकलिंग शब्दों को लिया है, जिसमें आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नपुंसकलिंग शब्द है। सबसे पहला है खनित्रम। सबसे पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है क्या है? खनित्र, जो किसी कुदाल, जिसे हिंदी में कहते हैं कुदाल, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, संस्कृत में उसमें कहते हैं खनित्रम। दूसरी चित्र में आपको दिखाई दे रहा है विश्राम गृहम, जिसे आप क्या कहते हो? रेस्ट हाउस। तीसरे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है भित्तिकम। भित्तिकम कहते हैं दीवार को, ठीक है। चौथे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है अंगुलीयकम। अंगुलीयकम कहते हैं अंगूठी को, क्योंकि ये उंगली में डाली जाती है, इसीलिए इसका नाम है अंगुलीयकम। तो बच्चों यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि हर एक जो भी शब्द यहाँ पे लिखा गया है उसके पीछे म हलंत है। म हलंत अकारांत है और म हलंत है। तो यही नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान होती है कि इसमें जो म है लास्ट में म का आता है और म हलंत होता है। यही हम इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये नपुंसकलिंग शब्द हैं। तो कुछ और शब्दों को मैंने लिया है, जैसे कि बस यानम। बस यानम जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बस यान बस को बोलते हैं। दूसरा है फलम, ठीक है। इसके रूप कैसे चलते हैं? फलम फले फलानी। तो इसके पीछे भी म हलंत है, तो ये भी नपुंसकलिंग शब्द में आता है। अगले चित्र में दिखाया गया है रेल स्थानकम। रेल स्थानकम कहते हैं रेलवे स्टेशन को, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स आके रुकती हैं, जो कि आपने भी देखा होगा। तो यहाँ पे भी क्या है? म हलंत है। अगले चित्र में क्या दिया है? करवस्त्रम। करवस्त्रम कहते हैं रुमाल को, ठीक है। अब अगला कुछ चित्र है पुस्तकम। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक पुस्तक है, उसको हम संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। अगला है केला, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं कदली फलम। इसके पीछे भी म हलंत है। तो बच्चों यहाँ पे पाठ को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये कुछ चित्र दिखाए और चित्रों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो शब्द होते हैं जिनके पीछे म हलंत होता है, वे अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो अब जैसे कि अकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द होते हैं उसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मूल रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है एक वचन में हमने किसका प्रयोग किया है? अम का, ठीक है। जैसे कि फलम, अगर हम ऐसे लिखेंगे, फल को ले लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे? फलम। दूसरे द्विवचन में हम किसका प्रयोग करेंगे? फले। और बहुवचन में हमने क्या किया है? आनी का प्रयोग किया है। आनी का प्रयोग करने से क्या बनेगा? फलानी। जैसे कि कुछ शब्द दिए गए हैं नीचे, जैसे कि मूल रूप से एक शब्द लिया है गृह। गृह कहते हैं घर को। अगर हम उसको एक वचन में प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? गृहम। द्विवचन में गृहे, बहुवचन में गृहाणी। वैसे ही पुस्तक को पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, फलम, फले, फलानी। अगले उसमें दिया गया है करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि। अगला दिया है भवन, भवनम, भवने, भवनानि। फिर दिया है भित्तिक, भित्तिकम, भित्तिके, भित्तकानि, ठीक है। अब आपको
समझ आ गया होगा कि हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर प्रयोग करना हो तो कैसे प्रयोग करेंगे। तो इसको जानने के बाद हम इसके कुछ क्रियापद के बारे में जान लेते हैं कि ये तो मूल शब्द थे, लेकिन जब हम इसके साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्रियापद कैसे लगाएंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक वचन में हम लगाएंगे ती, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। जैसे कि अगर हमने गच्छति का प्रयोग करना है, अगर गच्छ धातु है, गम धातु है या गच्छ धातु है, उसमें हम एक वचन में प्रयोग करेंगे तो गच्छति, द्विवचन में गच्छतः, बहुवचन में गच्छन्ति। वैसे ही घट का अगर हम लेंगे तो घटति, घटतः, घटन्ति। पत अगर हम लेते हैं, पत कहते हैं गिरना, पतति, पतत, पतन्ति। उसी प्रकार से हम लेते हैं अस्ति, अस्ति होता है, तो अस्ति, स्त, संति। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मूल शब्द के साथ कौन सी क्रिया लगेगी उसके बारे में ज्ञान दिया गया है। तो बच्चों, ये पाठ को पढ़ाने से पहले मैंने आपको कुछ अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में बताया और उसके साथ लगने वाली क्रियापदों के बारे में बताया, ताकि आप पाठ को पढ़ें और आपको वो आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पाठ, जिसमें है एतत् किम। ठीक है, एतत् किम। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह क्या है। अब क्या किसके बारे में बताया जा रहा है, एतत् खनित्रम अस्ति। प्रश्न किया गया है एतत् यह है, एक वचन है तो उसके लिए एतत् का प्रयोग किया है क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। यह किम क्या है, एतत् यह खनित्रम अस्ति। खनित्रम कहते हैं कुदाल को, मिट्टी खोदने वाले कुदाल को, जैसे हमने पहले चित्र में देखा था। ठीक है, एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिकाः खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है, अब यहाँ पे महिला है ना, महिला मजदूर है, तो उसको लिखा है श्रमिकाः खनित्रम चालयति। जो मजदूर है, महिला मजदूर है, वो खनित्र को, कुदाल को चलाती है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एतत्, एतत् यहाँ पे नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया गया है और पास के लिए प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने द्वितीय पाठ, हमने स्त्रीलिंग में क्या करा था, स, और दूर के लिए हमने प्रयोग किया था ते। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एतत् पास के लिए करेंगे, एतत् किम, ये पास में है तो एतत् यह क्या है। अब दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, दूर से पूछा जा रहा है कि तत् किम। तत् मतलब वह, दूर के लिए, दिस और दैट, जैसे मैंने आपको बताया था। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। विश्राम घर मतलब जब आपको पहले बताया था रेस्ट हाउस। ठीक है, तो किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम अर्थात क्या, यहाँ, भित्तिकम आपको बताया था दीवार, दीवार है, क्या यहाँ दीवार है, प्रश्न पूछा गया है तो उसका उत्तर क्या दिया गया है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है, आपको दीवार नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ विश्राम गृह है और उसके चारों तरफ जो है ओपन स्पेस है। तो उन्होंने कहा है नहीं, यहाँ कोई भी दीवार नहीं है। अब उसके बाद अगला आता है एते के। ठीक है, एते के, ये क्या है, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया है। एतत् एक वचन के लिए, अब यहाँ पे एते द्विवचन के लिए प्रयोग किया है तो क्रिया भी द्विवचन के अनुसार लगी। एतत् के साथ किम और एते के साथ के। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। एते के, ये क्या है। ठीक है, एते अंगुलीय के स्त, ये
अंगुलियों के, मैंने क्या बताया था, अंगूठी, ये 2 अंगूठी हैं। स्त, अस्ति स्त संति, जैसे मैंने आपको क्रियापद बताया। तो ये 2 उंगली क्या है, अंगूठी हैं। अगला पूछा है स्वर्णकारः अंगुलिके रचयति। स्वर्णकार कहते हैं जो सोने की वस्तुओं को बनाता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। तो स्वर्णकार जो है अंगूठियों को रचयति, रचयति कहते हैं बनाता है, ठीक है। तो चलिए अगली तरफ चलते हैं। ते के, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे ते कैसे है, दूर से चीज़ पूछी गई है। जैसे एतत् पास के लिए पूछा गया था और तत् दूर के लिए, वैसे ही एते पास के लिए द्विवचन में प्रयोग किया है और ते दूर के लिए। ते के, वे क्या है, वे 2 क्या है, ते के। ते बस यानी स्त, वे 2 बसें हैं। यहाँ पे 2 बसें दिखाई दे रही है आपको, यहाँ ये 2 बसें हैं। ते बस यानी कुत्र गच्छत, ये 2 बस कुत्र अर्थात कहाँ जाती हैं, ये 2 बस कहाँ जाती हैं। अब क्या उत्तर दिया इसका, ते रेल स्थानकम गच्छत, ये कहाँ जा रही है, रेलवे स्टेशन जा रही है, ठीक है। रेल स्थानक बताया था आपको, रेलवे स्टेशन। तो ये 2 बसें कहाँ जा रही हैं, ये रेलवे स्टेशन जा रही है, ठीक है। बच्चों यहाँ तक समझ आया आपको, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो चलो अब हम अगली तरफ चलते हैं। एतानी कानी, अब यहाँ पे बहुत सारी है, अब यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग किया। एतानी कानी, ये क्या है, अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये कर वस्त्र हैं, कर वस्त्र अर्थात रुमाल, ये रुमाल हैं। किम एतानी पुरानानी, पुरानानी कहते हैं पुराने, क्या ये पुराने हैं, तो इसका उत्तर क्या दिया है, न। एतानी तु नूतनानी, ये तो नवीन है, नवीन अर्थात नए हैं, नूतनानी। अब अगला आता है तानी कानी, ठीक है। अब ये दूर से पूछा गया है, तानी कानी, ये क्या है, तो क्या हुआ, तानी कदली फलानी संति, कदली फलानी मैंने आपको बताया था केला, तो ये केले का फल है। यहाँ पे संति का प्रयोग किया है, इसका मतलब बहुवचन है। तानी कदली फलानी संति, ये केले का फल है। किम तानी मधुरानी, क्या यह मधुर है, मधुरानी अर्थात मीठे हैं। आम तानी मधुरानी पोषकाणी च, हाँ ये मधुर और पोषकाणी, पोषकाणी कहते हैं पोषक, पोषण करने वाले, हाँ यह मधुर और पोषक हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा पाठ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसको समझा होगा उदाहरणों के साथ। तो बच्चों अब हमारी 3 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों पाठ समझ आए होंगे और आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और अगर फिर भी कहीं आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे इसके बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।